Morning, dear students. Today we are going to discuss about the topic potential energy of a dipole in an external field. तो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके पहले के टॉपिक्स डिस्कस किए थे, इस वीडियो में मैं इस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि डायपोल जब एक्सटर्नल फील्ड में होता है, उस पर जब टॉर्क लगता है तो किस तरीके की हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आती है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप उसको रिवाइज़ कर लेना, जो चैप्टर 1 में ऑलरेडी हमने डायपोल के बारे में पढ़ रखा था, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। So we have considered two charges plus q and minus q separated by a distance 2a, where a is the length of the half dipole. तो ये पूरे डायपोल की लेंथ हमारी 2a हो जाती है। तो ये हमारा एक डायपोल होता है जो जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। अब आप जानते हैं कि अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो उस पर नेट फोर्स तो ज़ीरो होता है, बट टॉर्क एक्ट कर रहा होता है। और वो जो टॉर्क था उसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी कर रखा था प्रीवियस चैप्टर में, जो कि यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, डेट इज़ टाउ। टाउ इज़ द सिंबल वी यूज़ फॉर टॉर्क, इज इक्वल टू P क्रॉस E, where क्रॉस इज़ द वेक्टर क्रॉस एंड P एंड E आर द वेक्टर. टॉर्क इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो नाउ विच विल टेंड टू रोटेट इट. टॉर्क लगने का मतलब ही है कि चीज़ रोटेट होगी, राइट? हाँ, डायपोल अगर किसी एंगल पे रखा होगा एक्सटर्नल फील्ड के साथ तभी वो रोटेट करेगा। अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा तो कोई टॉर्क उस पर एक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है? सपोज एन एक्सटर्नल फील्ड, अगर मान लो एक कोई हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं ऐसा, इन सच अ मैनर दैट इट जस्ट न्यूट्रलाइजेस दिस टॉर्क एंड रोटेट इट इन द प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम एंगल थीटा नॉट टू थीटा 1, ठीक है? अगर हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा के इसको रोटेट करा रहे हैं, और रोटेट जो करा रहे हैं वो बहुत ही छोटे एंगुलर स्पीड के साथ करा रहे हैं और विदाउट एनी एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये टर्म्स क्या है, ऑलरेडी क्लास 11th में आपको पढ़ा दिया गया है अंडर द टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ अब ये जो टॉर्क हुआ एक्सटर्नल, उसके मतलब टॉर्क के अगेंस्ट आपने वर्क किया, तो ऑब्वियस सी बात है जो वर्क आपने किया है तो वो वर्क किस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, ये हमें पता है, ठीक है? तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला, ठीक है? जो कि पहले की भी आपने देख रखा है पहले चैप्टर में। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, हम थीटा नॉट से थीटा 1 तक जा रहे हैं, ठीक है? टाउ एक्सटर्नल डी थीटा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। छोटा वर्क है, ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ छोटे छोटे, वर्क भी छोटा होगा, सो इंटीग्रेट करके हमको बड़ा करना होगा। सो इंटीग्रेशन थीटा नॉट से थीटा 1 PE साइन थीटा डी थीटा, राइट? ओके, PE साइन थीटा डी थीटा। क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि साइन थीटा कहाँ से आ गया बेटा, P क्रॉस E, क्रॉस रिप्रेजेंट साइन थीटा। अगर हम स्केलर फॉर्म में बात करते हैं तो यहाँ पे हमने उसका स्केलर फॉर्मेट रख दिया है, PE साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो P और E इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ जाएगा वो। बट आपका जो, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है और डायपोल भी कॉन्स्टेंट ही है, तो ये P और E हमारा कांस्टेंट टर्म्स हो गए, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, अंदर केवल बचेगा आपका साइन थीटा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कैसे। चलिए, सपोज़ यहाँ पे आपका ये जो P और E है इंटीग्रेशन के बाहर निकल आया, यहाँ पे आपका है थीटा नॉट और ऊपर है आपकी लिमिट थीटा 1, अंदर आपका बचा साइन थीटा डी थीटा, इसी का इंटीग्रेशन हमको करना है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। अभी यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, थीटा नॉट नीचे थीटा 1 ऊपर। तो आप जानते थे उसके बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते थे एक बार माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओवरऑल में आपका ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको, दिस वन, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2.31, ठीक है? अब जब आपका इक्वेशन 2.31 बन गया, अब ये आपका वर्क निकल के आया। अब यही वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगी वही वर्क, ये जो अभी निकला। सो वी कैन देन एसोशिएट द पोटेंशियल एनर्जी विद द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द डायपोल। हम इस पोटेंशियल एनर्जी को थीटा से रिलेट करके लिखेंगे यहाँ पे, सिमिलर टू द अदर पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। यहाँ पे फ्रीडम है हमारे पास कि हम थीटा को ऐसा चूज़ करें जिसमें कि हमारा टॉर्क जो है वो हमारा
ज़ीरो आ जाए, बेसिकली वर्क हमारा ज़ीरो आए। देखो कैसे, कॉस थीटा ज़ीरो कब होता है? कॉस थीटा ज़ीरो होता है किसके एंगल पे? कॉस थीटा ज़ीरो होता है 90 डिग्री एंगल पे, दैट इज़ रेडियन में अगर हम बात करें तो π/2 एंगल। समझ रहे हो इस बात को? सो इट इज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट कि हम इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा अगर चेंज करें, थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं? तो देयर इज़ अ फ्रीडम इन चूजिंग द एंगल वेयर द पोटेंशियल एनर्जी यू इज़ टेकन टू बी ज़ीरो। अ नेचुरल चॉइस ऑफ द टू टेक दिस ज़ीरो विल बी थीटा नॉट इज इक्वल टू π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? दैट यू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे cos 90 तो ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? माइनस पी ई cos थीटा, या फिर cos थीटा को अगर हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करते तो वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो डॉट हो जाएगा, तो माइनस पी डॉट ई। यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 2.32 मिल गया। अब इसके आगे हमारे पास क्या है? इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 2.32 के बाद। अब इसी एक्सप्रेशन को हम ऑल्टरनेटिवली दूसरे मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं, जो कि पुराना मेथड है, प्रीवियस वीडियो में जो कि हमने किया था यूज़, उसके मेथड से। फ़िलहाल के लिए आप पहला वाला अगर देख रहे हो तो इसको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एक बार इसको देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है आपका एक क्वेश्चन जिसको कि आप ट्राई करना। देन हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है भाई? ये तो आप सीधी सी बात जानते ही हो ना कि जो कंडक्टर होता है उसको कंडक्टर बनाता क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो कंडक्टर के अंदर ही रहता है, सरफेस छोड़ के बाहर नहीं निकल जाता, ठीक है। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इसको कंडक्टर बनाते हैं। सो यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों की बात करी गई है। अब आप ये भी जानते होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते थे। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द लिक्विड कंडक्टर्स, जैसे कि सॉल्ट का सोल्यूशन हो गया, एसिड का सोल्यूशन हो गया, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं इनको। नंबर 1 इज़ इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो होता है। भाई ये चीज़, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कंसिडर करो कि एक कंडक्टर है आपके पास, चाहे न्यूट्रल है चाहे चार्ज हो, देयर में ऑल्सो बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं, ठीक है। हम घिरे हुए हैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, हमें दिखता नहीं है, बट देयर इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑल अराउंड अस। सो इन द स्टैटिक सिचुएशन, अगर हम स्टैटिक सिचुएशन की बात करते हैं, यानी कि अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे उस सिचुएशन में, when there is no current inside or on the surface of the conductor, the electric field is zero everywhere inside the conductor. This fact can be taken as defining property of the conductor. A conductor has free electrons as long as the electric field is not zero. The free charge carriers यानी कि इलेक्ट्रॉन या फिर कुछ भी would experiences force and drift, उसको फोर्स फील होगा और ड्रिफ्ट फील होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ड्रिफ्ट क्या होता है? तो मोशन के अगेंस्ट मूव करना इस ड्रिफ्ट, मतलब हवा तेज़ से चल रही है, अब आप हवा के अगेंस्ट जा रहे हो, मतलब आप ड्रिफ्ट कर रहे हो। समझ रहे हो थोड़ा सा? चलो, वैसे ही इन द स्टैटिक सिचुएशन द फ्री चार्जेस हैव नो डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्व्स, मतलब द फ्री चार्जेस अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है हर जगह पे, अंदर कंडक्टर के अंदर। तो इसी कारण क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इज़ ज़ीरो इनसाइड अ कंडक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे कह रहा है एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये भी हमने देख रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड वर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करो नहीं नॉर्मल होता तो इट वुड हैव सम नॉन ज़ीरो कंपोनेंट अलॉन्ग द सरफेस। तो ऑब्वियस सी बात है उस सरफेस पे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है ना, सरफेस पे कुछ ना कुछ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती। तो फ्री चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वुड देन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड मूव।
तो उसके कारण अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू होता तो उसके कारण जो सरफेस पे फ्री चार्जेस होते हैं वो क्या करते, वो उनको फोर्स एक्सपीरियंस होता और वो मूव करते। अगर हम इन द स्टैटिक सिचुएशन, अगर हम स्टैटिक सिचुएशन की बात करें, यहाँ पे चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर ई शुड हैव नो टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, वरना तो चार्जेस मूव करने लगेंगे सरफेस के। दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर वो नॉर्मल होना चाहिए उस सरफेस के पर्टिकुलर एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे। इज इट क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो यू कैन राइट नाउ, आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। ठीक है, ये है पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस सब की आपकी एक्सप्लेनेशंस लिख रखे हैं ऑलरेडी, तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो हल्का सा इसको थोड़ा सा रीड करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल से क्लियर आउट हो जाएंगी, कैसे क्या चीज़ें हमारी हो रही हैं। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं 2.7, एग्जाम्पल नंबर 2.7, जो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। आखिर ये डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं और पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे HCl का मॉलिक्यूल बना हुआ है, H2O का मॉलिक्यूल बना है, तो केमिस्ट्री कैसे आ गई यहाँ पे, तो उस चीज़ को हम जानेंगे। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास देन। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।